हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, लिंग यानी कि सेक्स किसी भी व्यक्ति के स्त्री या पुरुष की पहचान बताने वाला एक शब्द है। और अगर हम इसे साइंस की भाषा में कहें तो XX या फिर XY गुणसूत्र स्त्री या पुरुष को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेक्सुअल पहचान दो आधार मतलब एक तरीके से स्त्री और एक तरीके से पुरुष यानी स्त्री या पुरुष के रूप में पहचान दिलाता है। पर इस धरती पर डेफिनेटली ज्यादातर लोग स्त्री या पुरुष के रूप में मौजूद हैं, परंतु इसके अलावा भी कई प्रकार की लैंगिक पहचान है या फिर लैंगिक पहचान को लेकर के अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई अदर जो लैंगिक पहचान या फिर हम कह सकते हैं कि जो दूसरे प्रकार के लिंग के अंतर्गत गिने जाने वाले लोग हैं, उनको लेकर के विविध प्रकार की बातें हमारे इस समाज में होती रहती हैं। पहले अगर देखा जाए तो इस तरीके से अवेयरनेस कम हुआ करती थी, तो ज़्यादातर लोगों को जो इस तीसरे प्रकार के लिंग या अन्य प्रकार के लिंग से बिलोंग करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन क्या ये सामना अब नहीं करना पड़ता? क्या ये सामना अब कम करना पड़ता है या फिर इसके लिए कुछ जागरूकता अभियान वगैरह चलाए जा रहे हैं? इन्हीं से संबंधित एक पर्टिकुलर सेक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एक पर्टिकुलर इंटरसेक्स पीपल्स के बारे में बात करने वाला एक चैप्टर है, या हम ये कह सकते हैं कि एक टॉपिक है जो अभी करंट से रिलेटेड है। इंटरसेक्स अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है और ये इंटरसेक्स अवेयरनेस वीक अक्टूबर में 26 से मनाया जाना शुरू किया जाता है। लेकिन एक और दिन भी है जो कि नवंबर में 8 तारीख के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उन सब दिनों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि इंटरसेक्स अवेयरनेस वीक क्या है, आखिरकार इंटरसेक्स पीपल्स जो है वो कौन है। इस लेक्चर के अंत में इसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे एक मुख्य परीक्षा में बनने वाला एक प्रश्न जो है मैंने आपके लिए रखा हुआ है। आपसे उम्मीद करेंगे कि पूरा सेक्शन, पूरा जो लेक्चर है ये देखने के बाद आप उस प्रश्न को लिख करके ज़रूर हमें ईमेल कीजिएगा। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इंटरसेक्स डे, देखिए इंटरसेक्स अवेयरनेस डे 26 अक्टूबर को मनाया जाता है और इंटरसेक्स डे ऑफ सॉलिडेरिटी 8 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये दो दिवस हैं जो आप चाहें तो याद रख सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं और यहीं से 26 अक्टूबर से ही इंटरसेक्स अवेयरनेस वीक जो है वो भी मनाया जाता है। अब देखिए भारत में अगर देखा जाए तो तृतीय लिंग के तौर पर यानी कि थर्ड जेंडर के तौर पर पहले से ही विशेष पहचान जो है लोगों को मिलती रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि स्त्री और पुरुष के अलावा जैसे किन्नर समुदाय जो है उसको बहुत प्राचीन समय से हम लोग देखते हैं कि मान्यता के तौर पर हम लोग जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं उन्हें, और उन्हें भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही हम अपने समाज में ट्रीट करते हैं। और आपने एक वर्ग का नाम सुना होगा LGBTQ, जिसमें विभिन्न वर्गों के नाम का संक्षिप्तीकरण करके शब्द बनाया गया है। अभी इसके ऊपर भी चर्चा हम करेंगे। इसके लिए बहुत सारी जागरूकता अभियान, बहुत सारे जागरूकता से संबंधित जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई जा रही हैं। अवेयरनेस के बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो चलाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके भी इसी LGBTQ में एक आई शब्द भी आता है। LGBTQI आप शब्द यूज़ कर सकते हैं, या कई जगहों पर LGBTQI के अलावा अदर का भी नाम आता है। अभी हम सब चीज़ों पर डिटेल कर लेंगे। तो आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्स पीपल्स के बारे में। इंटरसेक्स पीपल के बारे में अवेयरनेस अभी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जिसकी वजह से इस वर्ग के लोगों को अभी भी सामाजिक, शैक्षणिक, रोजगार से संबंधित, कानून से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित तमाम सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के ऊपर भी हमारी चर्चा रहेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इन्हीं वर्ग के लोगों को के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए 26 अक्टूबर को हर साल, 26 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है इंटरसेक्स अवेयरनेस डे। ठीक है, तो आप तो यहाँ पर ये एक चीज़ याद रखेंगे। और फिर इंटरसेक्स अवेयरनेस डे
जो है उसको कई दिनों तक मनाया जाता है, तो वो जागरूकता सप्ताह के तौर पर यानी 7 दिनों तक कंटिन्यूअसली इसको मनाए जाने की परंपरा के तौर पर देखा जाता है। तो ये इसके पीछे एक मोटिव जो है वो जागरूकता अभियान ही है, और तो कोई विशेष मोटिव हो नहीं सकता है, लेकिन है ये यही मोटिव। अब हम सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि इंटरसेक्स डे जो प्रोजेक्ट है वो है क्या, यानी इंटरसेक्स डे इस दिन क्यों मनाया जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि आखिर इंटरसेक्स डे मनाने के पीछे, जो 26 अक्टूबर को हम लोग मना रहे हैं, उसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरसेक्स अवेयरनेस डे 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो वजह क्या है इसके पीछे, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर क्यों इस दिन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स के नाम लिखे हैं, मॉर्गन होम्स और मैक्स बेक। मॉर्गन होम्स और मैक बेक ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक का एक बार वार्षिक सम्मेलन चल रहा था, उसमें पार्टिसिपेट करने का प्रयास किया। यह घटना तकरीबन 1996 के आसपास की है, 1996 के आसपास की, 1996 के आसपास की यह घटना है। जब इस वार्षिक सम्मेलन में ये लोग पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे थे, तो यहां पर उनको एंट्री नहीं दी गई, बल्कि उन गार्ड्स के द्वारा, जो वहां पर सुरक्षा कर्मी थे, उनके द्वारा इनको वहां से भगा दिया गया, धक्का देकर के हटा दिया गया। ये लोग वहां पे क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि जो इंटरसेक्स को लेकर के अनअवेयरनेस थी, जो अवेयरनेस नहीं थी लोगों के भीतर, उस अवेयरनेस को खत्म करने, उस अवेयरनेस को लाने का प्रयास जो है वहां पर किया जा रहा था। तो अब वो अवेयरनेस किस तरीके की थी, वो यहां पर जाकर के इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे और बताना चाहते थे कि कॉस्मेटिक सर्जरी को एक विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है, यदि अगर हम इंटरसेक्स कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो। मतलब अब ये सर्जरी किस तरह की, मतलब इससे क्या लेना देना है कि ये एक प्रकार की कह सकते हैं कि शारीरिक विकृता है। अब इस शारीरिक विकृता को खत्म करने के लिए जो इंटरसेक्स जननांग जो हैं उनको ठीक करने के लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि कॉस्मेटिक्स जो सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी एक ठीक तरीके का उपाय हो सकता है। यही चीज समझाने के लिए लोग जा रहे थे, लेकिन उसको जाने नहीं दिया गया। लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया और उन्हें बाहर कर दिया। फिर कुछ समय पश्चात, अब उस समय अगर देखा जाए तो ये एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंसा INSA यानी कि इंटरसेक्स सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यहां से अपने आप को रिप्रेजेंट, मतलब उसके प्रतिनिधि के तौर पर इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, लेकिन उनको वहां से हटा दिया गया। बाद में इन्होंने इसके खिलाफ कैंपेनिंग करी और मैसाचुसेट में अगर आप देखेंगे, वहां पर एक जगह पड़ती है बोस्टन, वहां पर 1996 में ही उन्होंने बहुत सारे लोगों के, मतलब स्वयं ही जागरूकता अभियान चलाना शुरू किया और बहुत सारे लोग इस संगठन के माध्यम से और इस संगठन के लिए बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा होना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने इसके प्रति जो है एक मतलब बैनर भी लेकर के वहां पर इकट्ठे हुए, जिसमें लिखा हुआ था हर्माफ्रोडिट्स विद एटीट्यूड, ऐसा करके लिखा हुआ था। उसमें बैनर लेकर के वो वहां पर पहुंचे हुए थे और उस बैनर के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस जो है वो लेकर के आ रहे थे। ये बहुत बड़ा प्रदर्शन था और इस बहुत बड़े प्रदर्शन से ही इस दिवस की जो है वो थीम मतलब निकल करके सामने आई। उस समय समलैंगिक लोगों को लेकर के भी काफ़ी आंदोलन न्यूयॉर्क में चल रहे थे। समलैंगिक लोग जो है वो अपने अधिकारों को पाने के लिए सरकार से जो है लड़ रहे थे। तो उन्हीं सब चीज़ों के बीच में ये भी एक समय में आंदोलित होकर के सामने आता है। फाइनली 2003 में जाकर के अगर आप देखेंगे तो इंटरसेक्स जागरूकता दिवस जो है वो ये हुआ कि मनाया जाना शुरू किया जाएगा। 2003 में इस दिवस का नाम दिया गया और 2004 से प्रॉपरली जो है इसको मनाया जाना शुरू कर दिया गया। इसमें 2 लोगों का नाम और जुड़ता है जिन्होंने इस चीज़ के लिए जिम्मेदारी ली, इस चीज़ के लिए फैसला किया कि जागरूकता दिवस मनाया जाना ज़रूरी क्यों है। उनमें से एक नाम एमी कोयोना का है। एमी कोयोना द पोर्टलैंड इंटरसेक्स इनिशिएटिव की जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि सदस्य रही हैं, जिसको शॉर्ट में TPXI पैक्सी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये उसके साथ में है। और एक और नाम आपको यहाँ पर बेट्सी ड्राइवर का मिलेगा, जो बॉडीज लाइक आर्स की
सह संस्थापक के तौर पर हैं। तो इन दोनों लोगों ने इस चीज को बताया कि केवल इस तरीके की रैली करने से या जागरूकता अभियान चलाने से काम नहीं चलेगा, हमें इसके लिए एक पर्टिकुलर दिवस मनाना पड़ेगा और इस दिवस को मनाएंगे तो ये चीज रिकॉग्नाइज अच्छी तरीके से हो पाएगी, सो दैट कि हम लोग यहाँ पर ये दिवस मनाते हैं और साथ ही साथ एक बड़ा सा जो है वो कह सकते हैं कि सप्ताह भी इसके पीछे मनाया जाता है। अब अगर हम समझने का ये प्रयास करें कि आखिरकार ये इंटरसेक्स लोग हैं कौन, पहले इसको जानने का प्रयास करें, तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि P2I का फाउंडेशन बैच नवंबर का जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 11 तारीख से, 11th से शुरू होने वाला है। शाम 6 बजे का ये बैच है। इस बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है, लेकिन ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप चाहेंगे, अन्यथा ये 30-35 हजार का बैच है। ये डिस्काउंट आपको तब मिल पाएगा जब आप एडमिशन लेते समय बाय नाउ वाले ऑप्शन पे जाएं और बाय नाउ वाले ऑप्शन में जा करके वहां पर जो आपके पास में कोड है उस कोड की जगह पर जो पहले से कोड लगे हैं उसे ना लगाइए, बल्कि वहां पर विरद लाइव कोड लगाइए, क्योंकि इस पर आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 28,999 मिलने के बाद जो है 28,999 में बैच आपको पड़ेगा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने के बाद। और इसमें आपको कुछ भी अलग से परचेज नहीं करना है, इसमें आपको बुक्स मिलेंगी, लेक्चर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज इसी में मिलेंगी। प्रीलिम्स के लिए अलग से एक बैच आपको दिया जाएगा प्रीलिम्स के टाइम पर, जब आपका प्रीलिम्स चल रहा होगा उस समय। ठीक है, उसी समय आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी और तमाम सारे जो आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो मेंटोरशिप प्रोग्राम आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। वीकली क्लास टेस्ट वगैरह हम इसमें कराते हैं, डेली मेंस आंसर राइटिंग वगैरह हम सब इसमें कराते हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। साथ ही साथ अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो नवंबर का फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए उपलब्ध है, उसमें भी आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए जुड़ सकते हैं। 16 नवंबर से इसमें क्लासेस शुरू होंगी शाम 6 बजे। ठीक है, चलिए इंटरसेक्स लोग कौन हैं इनके बारे में समझने के लिए हम रेफरेंस आपको दे रहे हैं एक वेबसाइट का, जो कि आप देख सकते हैं UNHCR से ही है। ठीक है, तो UNHCR की तरफ से अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो उच्चायुक्त का जो कार्यालय है UNHCR जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ऐसे करके जो है, ठीक है, उसमें LGBTI पीपल जो है वो कौन है। अब इसमें आई रेफर करता है इंटरसेक्स पीपल को, तो ये बता रहे हैं इंटरसेक्स पीपल आर बोर्न विथ सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उनमें भी अगर आप देखेंगे तमाम प्रकार के सच एज सेक्सुअल ऑटोनॉमी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हार्मोनल पैटर्न्स एंड और क्रोमोसोमल पैटर्न्स, यानी कि किसी भी प्रकार से अगर हम देखें जैसे जो लैंगिक या लिंग से संबंधित जो प्रजनन अंग है, जैसे हार्मोनल पैटर्न्स हैं, शारीरिक संरचनाएं हैं, तो विशेष प्रकार की जो यौन विशेषताएं हैं उसके साथ वो पैदा होते हैं। नॉर्मली जो पुरुष या स्त्री कहलाने की जो परिभाषा है उस परिभाषा से इतर होता है उनका शरीर, उनकी धारणाओं से आप उसको मैच नहीं कर सकते। दैट डू नॉट फिट टिपिकली बाइनरी नोटेशन ऑफ मेल एंड फीमेल बॉडीज। जैसे हम लोग मेल और फीमेल बॉडीज के तौर पर जिस तरीके से जानते हैं सेक्सुअल जो पहचान है उस तरीके की पहचान नहीं होती है, अलग तरीके की पहचान होती है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप इसमें कई सारे लोग कह सकते हैं कि सर इनको तो हम लोग जैसे ट्रांसजेंडर्स के तौर पर भी जान सकते हैं या फिर किन्नर के तौर पर भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ट्रांसजेंडर्स यानी कि किन्नर जो हैं वो इंटरसेक्स पीपल हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरीके के हैं क्योंकि दोनों की पहचान थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी उस पहचान को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि इंटरसेक्स जो व्यक्ति है, इंटरसेक्स व्यक्ति जो है उसका संबंध शारीरिक विशेषताओं से है। शारीरिक विशेषताओं से किस तरीके से है, जैसा कि यहां पर लिखा गया है कि उसका जो है सेक्सुअल ऑटोनॉमी या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कुछ विशेष तरीके का हो सकता है, या हार्मोनल पैटर्न्स कुछ विशेष तरीके के हो सकते हैं, या फिर क्रोमोसोमल पैटर्न्स जो हैं वो कुछ विशेष तरीके के हो सकते हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है उसमें यौन विशेषताएं जो हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं, यानी कि
जो सेक्सुअल हम जो रिप्रेजेंटेशन है उससे उसकी पहचान होती है। लिंग के अलावा शारीरिक भाव अलग, लैंगिक भाव अलग, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये चीज आपको यहां पर समझनी है। क्लियर हो रही बात? यानी कि एक इंटरसेक्स व्यक्ति जो है वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति से अलग है, शारीरिक विशेषताओं के कारण अलग है, लेकिन ट्रांसजेंडर व्यक्ति होने के साथ साथ कोई इंटरसेक्स भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है उसको हम लोग लिंग डिस्फोरिया के तौर पर देख सकते हैं, उसके अंदर लिंग डिस्फोरिया की भावनाएं रह सकती हैं। दूसरी बात, यहां पे इंटरसेक्स शब्द जो है वो आवश्यक रूप से लिंग की पहचान को नहीं बताता है। तो देखिए, लिंग की पहचान में डिफरेंट लिंग की पहचान ट्रांसजेंडर व्यक्ति के तौर पर हो सकती है, इंटरसेक्स व्यक्ति में ऐसी पहचान अलग तरीके से रहती है। यानी कि लिंग की पहचान के लिए इंटरसेक्स शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहां पर, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर क्लियर रखनी है कि लिंग की पहचान के लिए इंटरसेक्स शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। अब अगर हम देखें तो ये नॉर्मल स्त्री या पुरुष की तरह नहीं है, तो डेफिनेटली इनको कुछ विशेष प्रकार की चुनौतियां देखनी पड़ती हैं। जैसे लिंग के मुद्दे पर मोटे तौर पर संसार में द्विआधारी दृष्टिकोण चलता है, या तो स्त्री या तो पुरुष, ऐसा दृष्टिकोण चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज में इसकी पहचान ही ज्यादा होती है, और इसके इतर अगर कोई पहचान आती है तो फिर समाज में एक कई बार जो है अपना उचित स्थान पाने के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। तो एक ये चुनौती है। अब ये संघर्ष ना करना पड़े तो कई बार क्या होता है कि जैसे इनके माता पिता हैं, अब माता पिता को जब पता चलता है कि इनके जो संतानें हैं वो इंटरसेक्सुअल है, तो इंटरसेक्स संतान है उनकी, तो ऐसे लोगों को उनके घर वालों की तरफ से कम उम्र में सर्जरी करवाने के लिए प्रेशराइज किया जाता है, मजबूर किया जाता है। और जब इस तरीके से उन्हें प्रेशराइज किया जाता है तो उन्हें कई प्रकार की समस्या होती है, जैसे शरीर में विशेष प्रकार के निशान बन सकते हैं, हो सकता है कि इसका मानसिक आघात हो जाए, तमाम प्रकार से नसबंदी जैसी चीजें करानी पड़ सकती हैं। तो ये चेंजेस जो हैं उनके लिए कई बार उनको सूट करते हुए नहीं दिखाई देता, और कई बार मानसिक आघात बहुत ज्यादा पहुंचता है। तो ये एक चीज है। नॉर्मल व्यक्ति की तरह उन्हें बीमा पॉलिसीज नहीं मिल पाती हैं, पॉलिसी कवर के अंतर्गत नहीं आ पाता है। ऐसी सर्जरीज माता पिता के लिए भी महंगी पड़ जाती हैं, व्यक्ति के लिए भी महंगी पड़ जाती है। और दूसरी बात यह है कि अन्य जो बीमारियां हैं उस बीमारी को भी कई बार इन लोगों के लिए कवर करते हुए बीमा पॉलिसीज हिचकिचाती हैं, वो उन्हें बीमा पॉलिसीज नहीं मिल पाती। इसलिए इस वर्ग के समुदायों के द्वारा लगातार बीमा पॉलिसी में नामांकन करे जाने की सुविधा को लेकर के सरकार से प्रश्न उठाए जाते रहे, उनसे मांग की जाती रही है। सरकार से इनके लिए कानून बनाए जाने की मांग लगातार की जा रही है। तो ये भी एक पॉइंट है। इसके अलावा आधार कार्ड जैसी चीज जो सामान्य रूप से व्यक्ति की पहचान बताता है, उसमें भी इंटरसेक्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि 3 ऑप्शन है, पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर। 3 ऑप्शंस वहां पे मौजूद हैं, वहां पे 3 चेक बॉक्स आपको दिख जाएंगे, लेकिन इस तरीके की विशेष पहचान वाले व्यक्ति के लिए वहां ऑप्शन नहीं है। और जब इस तरीके का ऑप्शन नहीं आता है तो कई प्रकार से, जैसे रोजगार के अवसरों में और शिक्षा, इन सब चीजों में आपको कई प्रकार की प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। जैसे मान लेते हैं कि आप स्कूल में एडमिशन कराने गए, तो स्कूल में जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो आप आइडेंटिटी कार्ड कैसे दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, या फिर किसी भी अन्य चीजों में। आजकल आधार कार्ड बहुत सारी चीजों में लगता है, और उस वजह से आप यहां पर प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है। ठीक है, भेदभावपूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण यहां पर डेफिनेटली होता ही है। लिंग के तौर पर स्त्री और पुरुष के अलावा अगर किसी प्रकार की, जबकि ये लैंगिक पहचान नहीं है, लोगों को लगता है कि ये लैंगिक पहचान है। जैसे स्त्री के रूप में पैदा अगर हो रहे हैं तो उनका एक एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है आपके मन में क्लियर ना हो पा रहा हो कि अगर ये लैंगिक पहचान नहीं है तो फिर इंटरसेक्सुअल कैसे, किस प्रकार से। जैसे मैंने आपको एक बात कही, यहाँ पर छोटी सी एक बात कही, मैंने आपको यहाँ पर चीजें दिखाई कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं
या फिर जो भी आपके सेक्सुअल एटोनमी है, इन सब चीज़ों में किसी विशेष तरीके की इम्बैलेंसिंग हो सकती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ विकार हो सकते हैं, छोटा या बड़ा के तौर पर, ठीक है, विकार हो सकता है। स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में जो जननांग हैं, उन जननांगों में विकार अलग तरीके से हो सकता है। आप स्त्री ही रहेंगे या पुरुष ही रहेंगे, लेकिन वो चीज़ आपको एक स्त्री और पुरुष का अनुभव नहीं करा पाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो अब ऐसे में जो है ये पहचान होना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक जो दबाव है हमारे यहाँ हमेशा बना रहता है। ये भारत के संदर्भ में ही नहीं है, विश्व के संदर्भ में भी है। भारत के संदर्भ में तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। विश्व के संदर्भ में भी आपको कई जगहों पर ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। रोजगार के अवसरों में आपको कई बार कमी देखने को मिलती है, या फिर अगर रोजगार मिल भी जाता है तो जो भी कार्यक्षेत्र है, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, या फिर वर्किंग प्लेस जो है, कार्यस्थल जो है, उस कार्यस्थल में आपको असुरक्षा की भावना से कई बार गुजरना पड़ता है। लोग स्कूल में कई बार ट्रोल करते हैं तो उन्हें स्कूल से निकलना पड़ता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि अन्य बच्चे जो हैं, अब बच्चों के प्रति तो बच्चों में तो उतनी अवेयरनेस होती नहीं है, तो वो बच्चों को जब पता चलता है कि हमारे सिमिलर नहीं है तो वो उन्हें ट्रोल करते हैं। और उन्हें कैसे पता चलता है? उन्हें बड़ों के थ्रू पता चलता है। तो ये अनअवेयरनेस वाली बात ही हुई। शिक्षा का अभाव है डेफिनेटली, इन चीज़ों के लिए एडुकेटेड नहीं है लोग, जानकार नहीं है लोग। इस वजह से इस तरीके की चुनौतियों का सामना इन वर्ग के लोगों को करना पड़ जाता है। अब इन चुनौतियों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं, जैसा कि ये अभी आप देख रहे हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि UNSCR बता रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग इस तरीके का अवेयरनेस वीक जो है वो मना रहे हैं, डेज जो है वो मना रहे हैं। लगातार इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए तमाम प्रकार की ऐसे वर्ग के लोगों को। यदि अगर किसी प्रकार से ऑपरेशन कराने या फिर सर्जरी कराने जैसी हालत पड़ती है तो उसमें एक सुविधाजनक तरीके के स्वास्थ्य सुविधा हमको यहाँ पर प्रदान की जानी चाहिए। सरकारी सेवाएं भी इसमें मिलें तो और बेहतर रहेगा। ऐसे लोगों के लिए रोजगार के अवसर अन्य लोगों के लिए समान तरह से होने चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली भी अगर देखा जाए तो रोजगार के समान अवसर सभी को मिलने चाहिए भारत में। तो डेफिनेटली इस आधार पर सरकार को हमेशा सपोर्ट में रहना चाहिए। सहायता सेवाएं आप इस संदर्भ में कर सकते हैं। कानून व्यवस्था इस दिशा में लगातार मांग की जा रही है कि इसके लिए कानून होना चाहिए, तो सरकार इस दिशा में तीव्रता से पहल करे तो ज़्यादा बेहतर है। जो भी कानून बनाए जा सकते हों, एक्सपर्ट्स की सहायता से उस पर जो है वो चिंतन मनन होना चाहिए, नीतियां बनाई जानी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग कानून वहाँ पर बनने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम कहीं ना कहीं इंटरसेक्स पीपल्स जो हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। अभी तक किस प्रकार की कानूनी यात्रा रही है, लीगल जर्नी रही है, अगर उसके ऊपर नजर डालें तो इसी साल 8 अप्रैल को, इसी साल की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट इश्यूड नोटिस अ PIL फॉर द नीडेड फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन द फैक्ट दैट इंटरसेक्स चिल्ड्रन फेस सेक्स चेंज सर्जरीज। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सेक्स चेंज सर्जरी से है वो गुजरना पड़ रहा है, और इसके लिए एक PIL भी दाखिल करी गई थी जो गोपी कृष्ण M की तरफ से दाखिल की गई थी। ये एक इंटरसेक्स एक्टिविस्ट हैं, और तब सुप्रीम कोर्ट ने अभी 8 तारीख को, अप्रैल में 8 तारीख को ये कहा था कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके एक केंद्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है, सेंट्रल लेजिस्लेशन बनाने की आवश्यकता है। तो एक सजेशन जो है अभी अभी दिया गया कि इस तरीके के लोगों को जिनको इस तरीके की सर्जरी कराने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सर्जरी कराने की आवश्यकता के पीछे क्या तर्क हो सकते हैं, किस तरीके के कानून हो सकते हैं, केंद्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है, अतिशीघ्र इसको बनाया जाए। प्लिया जो था, जो याचिका थी जो गोपी कृष्णा के द्वारा जो है वो दाखिल की गई थी, उसमें बताया गया था कि इस तरीके की जो सर्जरीज हैं उनमें जो बच्चे होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स के द्वारा, क्योंकि लैक ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है इस वजह से उनके जो बच्चे हैं वो इस तरीके की प्रैक्टिसेस, उनके जो बच्चे हैं उन मतलब जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को इस तरीके की सर्जरीज करवा रहे हैं, जिससे कि उनको लगता है कि ये एक ऑप्शन है
और इस ऑप्शन के माध्यम से हमारा जो बच्चा है उसकी एक जो सामान्य जीवन है वो आगे कंटिन्यूशन में रहेगा, वो जो विकार है उस विकार को सर्जरी के माध्यम से दूर किया जा सकेगा। बट मैंने जैसा कि बताया कि ऐसी सर्जरी से कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इट ऑल्सो आस्क फॉर integrating the intersex options in identity cards, education institutions, workplace, and that intersex pupils be included in the census among the other measures. इसमें ये भी सुझाव जो है वो दिया गया है कि ये भी सुझाव दिया गया है कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वर्क प्लेसेस जो हैं और इंटरसेक्स पीपल जो हैं उनको अगर हम ऐसी जगहों पर उनकी गणना करना शुरू करें, जैसे जो आपका सेंसस है उस सेंसस में भी अगर आप उनका नाम जोड़ना शुरू करते हैं तो उसके लिए पॉलिसीज बनने शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके के जो मेजर्स हैं उनमें भी इनको इंक्लूड किया जाना चाहिए। ऐसे कुछ सजेशंस जो हैं इनकी तरफ से दिए गए हैं। तो आई होप कि आपको ये वाले पॉइंट समझ में आए होंगे कि जो लीगल जो जर्नीज हैं वो किस तरीके की हैं। अभी इस पे काफ़ी ज़्यादा इंडिया में भी वर्क हो रहा है। इसके अलावा आप और देखेंगे मद्रास हाई कोर्ट ने का एक केस है, आप देख सकते हैं, अरुण कुमार एंड अदर वर्सेस द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अदर बैंड सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज ऑन इंटरसेक्स बेबीज एंड चिल्ड्रन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में इस पर्टिकुलर केस के तहत अगर आप देखेंगे 2019 में तमिलनाडु ने क्या किया, तमिलनाडु में क्या किया गया, इंटरसेक्स बेबीज जो हैं, जो बच्चे जो हैं उनका जो इस तरीके की सर्जरीज है उसके ऊपर बैन लगाया गया। इसके अलावा इंटरसेक्स देख सकते हैं इन द सेम ईयर, यानी 2019 में ही इन द सेम ईयर द वर्ड इंटरसेक्स वाज इंक्लूडेड अंडर द ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन एंड राइट एक्ट 2019। इसके अंतर्गत इंटरसेक्स शब्द को यहां पर जोड़ा गया। पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशन इज डिफाइंड, यानी इस एक्ट के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशन जो है उसको डिफाइन किया गया है, लेकिन इस डेफिनेशन ये डिफाइन तो कर दिया गया, परिभाषित तो कर दिया गया, लेकिन अगर आप देखेंगे कि उसके लिए कोई स्पेशल प्रोटेक्शन की बात करी जाए या किसी प्रोहिबिशन यानी कि मनाही की बात करी जाए या एसेंशियल्स वगैरह जो हैं, जो भी हैं एंटाइटलमेंट्स जो भी हैं उनकी अगर हम बात करें, कुछ भी इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर होते हुए देखने को नहीं मिलती। हालांकि परिभाषित जरूर किया गया, यानी स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे बढ़ाया जरूर जा रहा है। तो ये चीजें जो आई हैं वो सामने वो किसमें, सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च एंड सॉलिडेरिटी फाउंडेशन की तरफ से लाई गई। तो उनका ये कहना है कि भाई इस तरीके के एक्ट में ये परिभाषित जरूर किया गया, लेकिन अन्य तरीके की सुविधाएं जो है वो अभी तक नहीं दी गई हैं, उस दिशा में भी काम करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि एक संस्था है जिसका नाम है सृष्टि मदुरई। सृष्टि मदुरई इस दिशा में एक तरीके से काम करने वाली एक संस्था है। अगर इस संस्था की बात करें, अगर हम इस संस्था की बात करें तो ये संस्था आप देख सकते हो, ये संस्था बेसिकली क्या करती है, ये सितंबर 2011 में स्टैब्लिश की गई थी। अगर आप देखेंगे गोपी शंकर के द्वारा स्टैब्लिश करी गई है। फर्स्ट जेंडर क्वेयर एंड इंटरसेक्स LGBTQA+ स्टूडेंट वॉलंटियर ग्रुप्स डिजाइन टू टारगेट स्पेसिफिकली टू द प्रॉब्लम्स ऑफ डाइवर्स। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे जो ये पीपल हैं, इन पीपल्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, जागरूकता अभियान में लोगों को जोड़ने के लिए एक सृष्टि अवेयरनेस जो है वो यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आ रही होगी कि इन लोगों ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। ये एक अच्छी संस्था है जो इस दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा LGBTQ, जिसमें आप लिस्बियन की बात कर सकते हैं, गे की बात कर सकते हैं, बाइसेक्सुअल जो होते हैं, ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं और क्वेयर जो होते हैं, इनको जोड़ करके रखा गया है। लेकिन इसमें आई वाला जो शब्द है, जिसमें जो आई वाला शब्द है वो आई वाला शब्द इंटरसेक्सुअल के लिए है, और इसके अलावा प्लस शब्द जो है वो अदर्स को, यानी कि अन्य को रिप्रेजेंट जो है वो करता है, दूसरी चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये इसमें जो है आपको इतने सारे लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। इन्हीं में से हम आई की अभी तक लगातार आपसे बात कर रहे थे। अब इस दिशा में कुछ पहल भी की गई हैं, कुछ सपोर्ट्स भी किए गए हैं। जैसे ट्रांसजेंडर्स के लिए भारत में आप देखेंगे स्माइल पहल जो है आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा गरिमा गृह पहल जो है वो आपको देखने को मिलेगी। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके देख भी सकते हैं।
जैसे स्माइल जो है वो ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये आपका स्माइल प्रोजेक्ट है जो इनके लिए काम करता है, जो इस तरीके के वर्क के लिए काम करता है। इसके अलावा ये ट्रांसजेंडर्स के लिए बेसिकली, और उसमें अगर आप देख सकते हैं तो गरिमा ग्रह का भी नाम जोड़ करके देख सकते हो। तो गरिमा ग्रह एक तरीके से जो स्माइल प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, तो उस गरिमा ग्रह के बारे में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको इसके सपोर्ट में देखने को मिलेगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप लंबे समय की तैयारी कर रहे हैं, 2026, 27, 28 इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लॉन्ग टर्म बैच के साथ जुड़िए। विरत लाइव कोड के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट से आपको 11 नवंबर से क्लासेस मिल सकती हैं, ठीक है। चलिए जाते जाते मैं आपको इस दिशा में एक प्रश्न छोड़ जा रहा हूं। प्रश्न है, इंटरसेक्स समुदायों को एलजीबीटीक्यू आंदोलनों में चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय के सामने मुख्य चुनौतियां क्या हैं और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? 250 शब्द में लिख करके आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरीके के बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो विरत लाइव कोड के साथ जुड़ सकते हैं। जाते जाते एक चीज और बता दें, मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का नाम बदल गया है। विरत.दुबे की जगह अब आप विरत लाइव नाम से, जो कि मेरा कोड भी है, उस नाम से खोजेंगे तो मैं आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में मिल जाऊंगा। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।